नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के भाग 1 के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहली बार हम बात करेंगे राजशाही का दमन भारत में कैसे हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध, बक्सर पड़ता है बिहार में, के बाद हिंदुस्तान के राजाओं और नवाबों की सत्ता छिनती जा रही थी। रेजिडेंट की नियुक्ति के बाद तो सम्मान भी धूमिल हो गया। लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत या हस्तगत की नीति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, से संपत्तियां भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाई जाने लगी। यानी जो नवाब थे और राजाओं थे, उनकी जो रियासतें वो भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाई जाने लगी लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत या हस्तगत की नीति के अनुसार। सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में ये घोषणा भी कर दी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को परिवार सहित लाल किले से निकालकर दिल्ली में ही कहीं बसाया जाएगा। यानी उनको घर भी छोड़ना पड़ गया। बगल में लॉर्ड डलहौजी का चित्र दिख रहा है आपको। व्यपगत या हस्तगत की नीति के तहत अवध रियासत पर तो शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाकर सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी वर्ष सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने भी यही आदेश जारी कर दिया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। यानी अंतिम रूप से ये फरमान भी जारी हो गया। उनके बाद बादशाह जैसा कोई पद नहीं होगा। यानी बादशाह का पद 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया और ये कह दिया कि उनके जो वंशज हैं वो राजकुमार रह सकते हैं, बाकी बादशाह जैसा कोई पद नहीं रहेगा। उस समय नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र ही थे, क्योंकि दत्तक यानी व्यपगत और हस्तगत नीति में भी यही सिस्टम था कि पुत्र को जो दत्तक है उसको संपत्ति नहीं दी जाएगी। तो नाना साहब के साथ भी यही हुआ। ऊपर देखिए नाना साहब का चित्र बना हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लॉर्ड कैनिंग, जिसने 1856 में यह आदेश जारी किया कि भाई बादशाह जैसा कोई पद नहीं रहेगा। आम जनता व सैनिकों में विद्रोह के बीज कैसे पड़े? चूंकि इधर ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार, भारत में प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, और 1850 ईस्वी के कानून से तो ईसाई धर्म अपनाने वाले जो हिंदू लोग थे या मुस्लिम लोग थे, उनको उनके पूर्वजों की जमीन पर हमेशा उनका ही हक बना रहेगा, है ना। ये अधिकार उनको दिया गया। पहले तो वो जमीन छीन रहे थे अंग्रेज, लेकिन वो कह दिया कि भाई यदि आप ईसाई बन जाओगे तो आपके जो दादा परदादा की जमीन है उस पर आपका अधिकार बना रहेगा, नहीं था ऐसा अधिकार पहले नहीं था। उस समय लोगों की एक समझ यह भी थी कि समुद्री यात्रा करने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। यानी लोग ऐसा मानते थे कि 7 समंदर पार जो देश हैं या है ना, तो समुद्रों में जो यात्रा करते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे में सन 1824 में जब ब्रिटेन का बर्मा जो आज का म्यांमार है उससे युद्ध छिड़ गया, तो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सिपाही भर्ती हो चुके थे या हो रहे थे, उनको लड़ने के लिए बर्मा जाने का आदेश मिला। तो ऐसे में सिपाहियों ने समुद्री यात्रा करने से मना कर दिया। हालांकि जमीनी मार्ग से जाने में उन्हें कोई एतराज नहीं थी, यानी वो युद्ध करने से मना नहीं किया। उन्होंने ये मना कर दिया कि हम म्यांमार या बर्मा जाएंगे लेकिन जमीनी मार्ग से, समुद्री यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता तब थी। लेकिन सन 1856 में जब दोबारा अंग्रेजों ने भर्तियां निकाली तो उसमें क्या है, अनिवार्य कर दिया कि भाई समुद्री यात्रा सैनिकों को करनी पड़ेगी। इससे अब क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे तो उनमें
विद्रोह की भावना पनपने लगी। ऐसी सभी गतिविधियों ने भारत के लोगों में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति विद्रोह के बीज बो दिए। उस समय विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी यात्रा की। ये लेखक भी थे और यात्री थे। तो ये मथुरा यात्रा के बाद इन्होंने मराठी भाषा में, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो मराठी भाषा में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था माझा प्रवास। और माझा प्रवास का अर्थ होता है मेरी यात्रा। में उन्होंने लोगों के विद्रोह का जिक्र किया कि सामान्य जन सामान्य के लोग भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने पर उतारू हैं। ठीक इसी तरह अंग्रेजी प्रशासन में नौकरी करने वाले एक सूबेदार, वो जो पहले सिपाही थे और बाद में सूबेदार के पद तक पहुंच गए चापलूसी करते करते, तो वो सूबेदार सीताराम पांडे ने अपनी पुस्तक फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, दरअसल में पुस्तक तो सिपाही से सूबेदार तक थी, फिर अंग्रेजों ने उसका क्या है जेम्स लुंट ने एडिट किया और फ्रैंक विल्सन ने इसको इलस्ट्रेट करके लिख दिया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार अंग्रेजी में भारतीय सिपाहियों द्वारा एनफील्ड राइफल्स पर सुअर व गाय की चर्बी के कारण जो विद्रोह किए गए थे उसका आंखों देखा वर्णन था, क्योंकि सूबेदार सीताराम ने मंगल पांडे को रोकने की एक कोशिश की थी। विद्रोह का रूप 10 मई 1857 की क्रांति के रूप में सबसे पहले मेरठ छावनी में सामने आया, जिस दिन ये क्रांति शुरू हुई। यानी 1857 की क्रांति है, उसका दिन तो क्या तय था 31 मई 1857, लेकिन वो उससे 21 दिन पहले ही 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। बगल में देखिए फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार जो पुस्तक है ना, सीताराम पांडे ने लिखी है, सूबेदार सीताराम पांडे ने। तो उसकी देखिए प्रति का फ्रंट पेज यहाँ लगा हुआ है। अब बात करेंगे हम 1857 के विद्रोह की, क्योंकि 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हो चुका था। तो अब ये विद्रोह की भूमिका कैसे रखी गई और कैसे ये प्रारंभ हुआ तो हम जानेंगे। तारीख थी 29 मार्च 1857 की। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में एक छावनी है बैरकपुर, उस समय हुआ करती थी। तो उसकी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक युवा सिपाही थे मंगल पांडे। दरअसल में ये मंगल पांडे रहने वाले थे आज के उत्तर प्रदेश में बलिया पड़ता है वहाँ के। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज चूंकि भर्ती हुए थे अंग्रेज सेना में, तो इनको बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में लगाया, क्योंकि सैनिकों को इधर उधर पहले भेज दिया जाता था, यहाँ ज़्यादा हो गए और वहाँ पर नहीं है तो इनको भेज देते थे। मंगल पांडे ने क्या किया कि वहाँ पर बैरकपुर छावनी में, चूंकि विद्रोह तो भड़का हुआ था, किस बात को लेकर कि जो सीताराम ने जो पांडे ने बुक लिखी है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, उसमें ये लिखा है कि भाई जो सुअर और गाय की चर्बी उन कारतूसों पे चढ़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने इस चीज़ का विरोध करके अंग्रेज अफसर हेयरसे को गोली मार दी और अफसर बॉग या कर्नल बॉग की हत्या कर दी। इस कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मात्र 9 दिन के अंदर ही फांसी दे दी गई। ये जो फांसी की खबर है ये उड़ती उड़ती जब मेरठ छावनी पहुंची तो 9 मई 1857 को वहां भी सैनिकों ने रात में बैठ के विद्रोह का खाका तैयार कर लिया और 10 मई 1857 की सुबह को छावनी में बनी जेल को तोड़ा और भारतीय बंदियों को रिहा कर दिया। और फिर क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। बगल में मंगल पांडे का चित्र लगा हुआ है। 29 मार्च 1857 की जो घटना घटित हुई थी, मंगल पांडे ने है ना हेयरसे को गोली मारी और अफसर बाग को की हत्या की थी। तो उस घटना का वर्णन किम ए वैगनर की एक पुस्तक है द ग्रेट फियर ऑफ 1857 र्यूमर्स कॉन्स्पिरेसीज एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अपराइजिंग में दिया हुआ है। मेरठ से निकलकर जो अब देखिए वापस चलिए 10 मई 1857 को जो उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था, तो पूरे दिन तो वहाँ तोड़फोड़ की
उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को मारा और फिर रात में मेरठ से निकलकर सैनिकों की टुकड़ी रात भर चलते हुए दिल्ली पहुंची और वहां कर्नल रिपले की नियुक्ति थी और उसकी हत्या कर दी उन्होंने। साथ ही लाल किले में जबरदस्ती घुसकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर वो नहीं चाहते थे, लेकिन विद्रोह इतना आक्रोश भरा था कि उनको उनका नेतृत्व करना पड़ा। तब बहादुर शाह जफर ने क्रांति के नेता के रूप में सभी जो भारतीय रियासत हैं उनके राजाओं को और नवाबों को पत्र लिखा और उसके माध्यम से विद्रोह में शामिल होने या भारतीय जो क्रांति उसमें शामिल होने और मदद करने के लिए आह्वान किया। दरअसल में फिर 1857 की जो क्रांति थी उसके कुछ प्रमुख केंद्र रहे और वहां पर क्रांति का नेतृत्व करने वाले भी कुछ नेता रहे या स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो दिल्ली में जो 1857 क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व करने वालों में थे जनरल बख्त खान, ये बरेली के रहने वाले थे। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, बरेली में बख्त खान या खान बहादुर ने नेतृत्व किया, बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, फैजाबाद जिसका आजकल नाम अयोध्या कर दिया गया है वहां पर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया, झांसी की रानी सबको पता है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, इलाहाबाद में लियाकत अली ने इस क्रांति का नेतृत्व किया और ग्वालियर में तात्या टोपे और गोरखपुर में गजाधर सिंह ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। क्रांति के समय लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र यानी ये बेगम हजरत महल के पुत्र थे, यानी नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल और उनका बेटा था बिरजिस कद्र, उसको नया नवाब बनाया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में पुनः आ गई। क्रांति का नेतृत्व करने के कारण बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें पत्नी जीनत महल के साथ रंगून जो कि बर्मा में पड़ता है म्यांमार में, वहाँ की जेल में भेज दिया गया। पहले उसे काला पानी की सजा बोला जाता था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और उनको दफना दिया गया। विद्रोह के समय प्रमुख अंग्रेज जनरल जो थे वो निम्न प्रकार हैं। दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी, निकलसन या निकोलसन और हडसन, ये तीन अंग्रेज जनरल लगे थे। कानपुर में ह्यू व्हीलर, कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउट्रम और कॉलिन कैंपबेल लगे थे। झांसी में सर ह्यूरोज और बनारस में कर्नल जेम्स नील की नियुक्ति थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, यानी लखनऊ जाके बिरजिस कद्र नवाब बना था। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो गई झांसी में ह्यूरोज से लड़ते लड़ते। तात्या टोपे वो मध्य भारत जिसको आजकल मध्य प्रदेश कहा जाता है कि जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों के साथ मिलकर छापामार युद्ध करते रहे। 1859 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना शुरू किया। जो परिवर्तन किए वो निम्न प्रकार है। पहला परिवर्तन था कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार छीन लिए। यानी पहले कंपनी सर्वे सर्वा हो चुकी थी और भारत की जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्वीन या किंग के हाथों में आ गई। उस समय रानी थी तो क्वीन के हाथों में आ गई। दूसरा ये किया कि एक सदस्य भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया और उसको सलाह देने के लिए भारत परिषद या इंडियन
काउंसिल का गठन किया। भारत के जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर ना कहकर अब वायसराय कहा जाने लगा, जो कि ब्रिटेन के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया, यानी डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकता है और डायरेक्ट उसके आदेश पर काम कर सकता है। भारतीय जो शासक थे उनकी जमीनों को स्वतंत्र कर दिया गया और गोद लेने को वैध कर दिया गया, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति चलाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, उसको खत्म कर दिया। सेना में भारतीय सिपाहियों की चूंकि संख्या ज़्यादा थी तो अवध, बिहार है ना, यहाँ से कम किया गया गोरखपुर, और उसके बाद यूरोप, गोरखा, सिख व पठानों में से सिपाहियों की भर्ती अधिक की गई। मुसलमानों की जमीन और संपत्तियां जब्त की गई। उन्हें शत्रुता और संदेह के भाव से देखा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज ऐसा मानते थे कि मुसलमानों के कारण ही विद्रोह भड़काया गया है। अंग्रेजों ने भारत के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में दखल न देने और उन रीति रिवाजों और धर्म का सम्मान करने का फैसला लिया। किसानों, जमींदारों और भूस्वामियों के अधिकार और जमीन लौटा दिए गए। अब हम बात करेंगे एक विश्व के दृष्टिपटल पर कि जब भारत में ये क्रांति हो रही थी तो उस समय चीन में एक जन विद्रोह हुआ। 1850 से 1860 के दशक में चीन में जो जन विद्रोह हुआ उसका नेता था हांग जिकुआंग। इस जन विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह भी कहा गया। दरअसल में ताइवान जो बना है वो यहीं से निकला हुआ है। तब चीन में तैनात अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने किंग साम्राज्य, यानी उस समय उसमें किंग साम्राज्य चीन में हुआ करता था, तो वहाँ के राजा की मदद की, उस किंग साम्राज्य के राजा की, और इस विद्रोह को दबाया। यानी फिर अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना वैसे तो लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक होकर काम किया। बाद में हांग जिकुआंग ने बौद्ध धर्म को छोड़ दिया और ईसाई धर्म अपना लिया। इसी के साथ बहुत बहुत